साइलेंस प्लीज। ये शब्द ज्यादातर हम बचपन या स्कूल में सुना करते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इन्हीं दो शब्दों में जिंदगी का राज छिपा है। मन की शांति हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में शांति नहीं होगी तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकते, फिर चाहे आपके पास कितना भी पैसा और आराम क्यों ना हो। इसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए भी मन की शांति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अशांत और तनाव से भरे मन से आप अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, बिना मन की शांति के हम बस एक कठपुतली की तरह अलग अलग विचारों या स्थिति में यहां से वहां खिंचते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शांति एक शीशे की तरह होती है, जो सभी को उनकी सच्ची छवि या सच्चाई दिखाती है। अब ऐसे तो खुद को व्यस्त या बिजी रखना बहुत आसान होता है, लेकिन आज के समय में शांति पाना मुश्किल हो गया है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का एक जटिल अंग होता है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि इसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ बहुत से काम करता है, जैसे देखना, सुनना, बोलना, सांस लेना, व्यवहार को काबू करना और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही दिमाग हमारे रोज की जिंदगी में होने वाली चीजों से निपटता भी है। आप सोच रहे होंगे कि हमारा छोटा सा दिमाग इतने सारे काम आखिर करता कैसे है। असल में दिमाग भले ही देखने में छोटा लगता हो, लेकिन ये हमारे शरीर की ताकत का करीब 20% है। तो चलिए अब हम अपने दिमाग को समझते हैं। हमारे दिमाग को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन की, जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यहां से नॉलेज, समझ, सोचना, विचारना और नियंत्रण यानी काबू का काम होता है। अब इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सेरेब्रम, जो कि मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद रखना जैसे काम करता है, और आंख, कान, नाक से आने वाली बातों को पहचान कर उनकी जांच करता है। दूसरा है थैलेमस, जो कि सूंघने को छोड़कर बाकी सभी इंद्रियों यानी सेंसेस के संकेत की जानकारी दिमाग तक पहुंचाता है। फिर तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये भूख, प्यास, नींद, थकान, गुस्सा और प्यार जैसे इमोशंस को काबू करता है। अब बात करें मिड ब्रेन की, तो ये हमारे फोर ब्रेन और हिंद ब्रेन को आपस में जोड़ता है। दिमाग का यह हिस्सा इंसान को सुनने, आंखों के मूवमेंट, गर्दन और सिर की गति पर काबू और किसी चीज की एडिक्शन यानी लत लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। आखिर में आता है हिंद ब्रेन। यह भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है सेरेब्रम। ये दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है, जो कि शरीर का संतुलन बनाने, हाथ और पैर की मांसपेशियों को काबू करने का काम करता है। दूसरा है पोन्स, जो कि सांस लेने के दौरान हवा की मात्रा और स्पीड को काबू करता है। तीसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा, जो कि आंत और दिल के काम के साथ ही दिल की धड़कन, सांस लेने, छींकने के काम से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि आपके थोड़े समय पहले की स्मृति या याददाश्त और भावनाओं को काबू करता है, काम करने की योजना बनाता है और साथ ही पुरानी यादों को याद दिलाने का काम करता है। एक और दिमाग का भाग, जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, जो कि कुछ न करने या आराम के दौरान एक्टिव हो जाता है। ये काफी लंबे समय की यादों को बनाता है और उन्हें दिमाग के दूसरे हिस्से यानी नियोकॉर्टेक्स में इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए अब इस एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने किसी रिश्तेदार से मिले, जिनका नाम गीता है। उनसे मिलते समय आपका दिमाग आपके रिश्तेदार के बारे में सभी तरह की जानकारी अपने अंदर इकट्ठी कर लेता है। फिर जब आप इस जानकारी को दोबारा याद करते हैं, तो दिमाग को इसे फिर से इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे कि जब आप गीता से दोबारा मिलते हैं, तो आपको याद आता है कि वो मुंबई में रहती हैं और उनकी एक बेटी है। ये सारी जानकारी उसी वक्त आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आप तक पहुंचाता है, क्योंकि बात करते समय ये जानकारी जानना जरूरी होता है। इसके अलावा कोई भी नई जानकारी जो उसी वक्त गीता से मिलती है, वो जानकारी आपके दिमाग के कई हिस्से से गुजरकर आपके हिप्पोकैम्पस तक जाती है। फिर रात में सोते वक्त आपका हिप्पोकैम्पस उन नई यादों और जानकारियों को आपके नियोकॉर्टेक्स में लिखता है, जिसमें लंबे समय की यादें इकट्ठा होती हैं। यही वजह है कि जब हम कोई नई या जरूरी बातों को सीख रहे होते हैं, तो इसको याद करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए इंसान को एक अच्छी सी नींद या आराम करने की जरूरत होती है।
अब अगर कोई इंसान अपने हिप्पोकैम्पस का कोई हिस्सा खो देता है तो उसका दिमाग नई यादों को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कुछ रोगियों की स्टडी करते समय ये पता चला है कि जिनके दिमाग से यह हिस्सा हटा दिया जाता है वो मरीज नई यादें नहीं बना पाते। इसे ऐसे समझे कि जब आप किसी रोगी से मिलते हैं जिसके हिप्पोकैम्पस में कुछ हिस्से मौजूद नहीं होते तो वो आपसे जुड़ी किसी भी मुलाकात को या उसके बाद के समय को याद नहीं कर पाता, फिर चाहे आप उससे कितनी भी बार क्यों न मिले हों। क्योंकि जब भी हमारी यादें बनती हैं या फिर हम उनको याद करते हैं तो उसके लिए उन्हें हिप्पोकैम्पस से होकर गुजरना पड़ता है, और जिस इंसान में यह हिस्सा नहीं होता उसे चीजें याद करने में मुश्किल आती ही है। इस चर्चा में अब तक हमने जाना कि किस तरह से हमारा दिमाग छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है जिसके हर एक हिस्से का अपना काम है। ऐसे में जब आप खाली बैठते हैं या कुछ नहीं कर रहे होते तो आपका दिमाग आसपास की हर चीज पर ध्यान लगाता है, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल यानी किसी चीज को देखकर समझने का टैलेंट विकसित होता है और हम अपनी क्रिएटिव ताकतों को सही काम में लगा पाते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल यानी सोचने की शक्ति का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम अपनी आंखों को बंद करके समंदर या ताजमहल के बारे में सोचें तो तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर हम मीलों की दूरी अपने सोचने की शक्ति से तय कर लेते हैं। इसलिए अगर हम अपने सोचने की शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो हम एक ही सेकंड में अलग अलग बातों को सोचकर और समझकर अपना बहुत सा काम आसान कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस काम में महारत हासिल कर ली है उनको आज के समय में हम जीनियस कहते हैं। ऐसे लोग अपने सोचने की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कभी सोचना बंद नहीं करता, फिर चाहे हम जाग रहे हों, नींद में हों या फिर अपने सपनों में हों। इंसानी दिमाग बना ही है नई नई चीजों को सीखने के लिए। इस दुनिया के बनने से लेकर आज तक हम नई नई चीजें सीखते आ रहे हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो हर तरफ आपको इंसानी खोज नजर आएगी। इसीलिए अगर हमें अपनी सोचने की शक्ति को मजबूत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपनी सोच पर काबू पाना होगा। हमें अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलना होगा और अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल कामयाबी पाने के लिए करना होगा। अगर हम एक बार अपनी सोच पर काबू पा लेंगे तो उन चीजों के बारे में गहराई से सोच पाएंगे जिनको लेकर हमारे मन में नए नए आइडियाज आते हैं। जैसे इंसान ने चांद पर जाने के बारे में सोचा था और उसी सोच को पूरा करने के लिए एक दिन इंसान ने रॉकेट बनाया और चांद पर अपना पहला कदम रखा। ये हमारी सोच का ही तो नतीजा है जिसकी वजह से हम आविष्कार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सोचने से ही सब कुछ मिल जाता तो पूरी दुनिया अपना काम छोड़कर बस सोचने लगती। देखिए, हमारी सोच सिर्फ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, नए नए आइडियाज देती है, लेकिन उस आइडिया को पूरा करने की मेहनत तो हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो धीरे धीरे आपका शरीर खुद ही आपसे काम करवाने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये काम कब कर लिया। अब आप में से काफी लोग न्यूटन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्होंने सेब के पेड़ पर से गिरने से गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इतना रचनात्मक आविष्कार आखिर किया कैसे? चलिए इस ऑडियो बुक के अगले एपिसोड में जानते हैं इसी आविष्कार के बारे में। हम बचपन से ऐसा सुनते आ रहे हैं कि जब न्यूटन सेब के बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे थे तब उनके सिर पर एक सेब गिरा था। उस वक्त न्यूटन ने ऐसा सोचा कि ये सेब एक सीधी रेखा में क्यों गिरा है या फिर ये ऊपर या अगल बगल में क्यों नहीं गिरा। इसी तरह इस सवाल पर सोच विचार की वजह से उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज की। हालांकि न्यूटन ने खुद से ये कभी स्वीकार नहीं किया या अपने किसी भी लेख में ये नहीं बताया कि क्या सच में उनके साथ ये सेब वाली घटना हुई भी थी या नहीं। काफी सारे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि न्यूटन को खुद सेब की कहानी बताना पसंद था, इसलिए लोगों को आविष्कार के बारे में आसान तरीके से बताने के लिए वो ऐसा किया करते थे जिससे लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को समझ सकें। विलियम स्टुकले जो कि एक डॉक्टर थे, उनका कहना था कि एक दिन रात में खाना खाने के बाद वो और न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रहे थे। तब न्यूटन ने उन्हें बताया कि वो अभी भी गुरुत्वाकर्षण के नियम को मानते हैं। विलियम के मुताबिक न्यूटन ने उन्हें बताया था कि सेब का पेड़ भी गुरुत्वाकर्षण के नियम का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इस बातचीत के दौरान न्यूटन ने कहा
कि सेब जमीन पर सीधा ही क्यों गिरता है, वो कहीं और क्यों नहीं गिरता। उस दिन के बाद ही ये सेब वाली घटना काफी फेमस हो गई। लेकिन ये आविष्कार होते कैसे हैं, ये जानने के लिए अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आविष्कार आखिर है क्या। दरअसल आविष्कार किसी नई जानकारी के पाए जाने या पता करने की प्रक्रिया का नाम है। फिर जब इसी जानकारी को रचनात्मक तरीके से देखा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है तो नई चीजों की खोज की जाती है। अब किसी जानकारी को रचनात्मक तरीके से देखने और समझने के लिए हमारा सबकॉन्शियस दिमाग जिम्मेदार होता है। वही हमारा कॉन्शियस दिमाग का हिस्सा हमारे काबू में रहता है। जब हम जगे हुए होते हैं तो ये भी जगा रहता है। इसलिए हम जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वो कॉन्शियस ब्रेन या दिमाग की वजह से ही हो रहा है। और जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसे में जब हम सो जाते हैं ये तब भी जगता है। हमें सपने या भ्रम इसी की वजह से होते हैं। यहाँ तक कि किसी डर या मुसीबत का आभास भी हमें इसकी वजह से होता है। हमारा सबकॉन्शियस मन इतना शक्तिशाली या ताकतवर होता है कि इसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। ये किसी बड़ी से बड़ी समस्या को भी हल कर सकता है। बस हमें जरूरत है तो इस शक्ति को इस्तेमाल में लाने वाली कला को सीखने की। सबकॉन्शियस मन कॉन्शियस मन की तरह बहस नहीं कर पाता है और ना ही वो ये सोच या समझ पाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो बस हमारी सोच और कहने के हिसाब से काम करता है। इसी तरह अगर आप अपने सबकॉन्शियस मन को कोई गलत आदेश भी देते हैं तो वो उसे भी सही मान लेता है और उसे पूरा करने में लग जाता है। अब मान लीजिए कि अगर न्यूटन भी अपने ही कामों में व्यस्त रहते तो क्या वो ये पता लगा पाते कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है? नहीं ना। ऐसा कहते हैं कि वो अपने सभी काम को बहुत ध्यान से और मन लगा के करते थे। उनमें चीजों को समझने और जानने की काबिलियत थी क्योंकि वो क्रिएटिव थे और हमेशा वही काम करते थे जो उन्हें पसंद थे। दरअसल हम जब किसी काम को रोजाना करते हैं तो इससे हमारे दिमाग को काम करने के नए आइडियाज यानी तरीके मिलते हैं। इसी से जुड़ी एक रिसर्च में सामने आया है कि क्रिएटिव काम करने से तनाव दूर होता है और साथ ही हमारे अंदर समस्या को हल करने की स्किल भी डेवलप होती है। हालांकि ये बात पूरी तरह से एक इंसान पर निर्भर करती है कि वो किसी बगीचे में बैठकर ध्यान लगाना और अपने दिमाग के विचारों को विकसित करना चाहता है या फिर उस जगह बैठकर अपनी चिंता और परेशानी को याद करके खुद का समय बर्बाद करना चाहता है। ऐसा ही कुछ रिलेके भी करता था, जिसे मालूम था कि कुछ ना करते हुए समय को बिताना उनकी क्रिएटिविटी को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से उन्हें खाली रहना बहुत पसंद था। वो ज्यादातर अपना समय घूमने फिरने और आराम करने में लगाते और कविताएं भी लिखते थे। ऐसे में उन्हें अपनी कविताओं को पूरा करने में करीब 10 साल का समय लगा था। आज के समय में रिलेके की कविताएं पूरी दुनिया में फेमस हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कविता का एक एक शब्द बहुत सोच विचार के साथ लिखा है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखा जाए तो रिलेके अपने दिमाग में बहुत से विचारों को इमेजिन किया करते थे जो दिमाग के एक हिस्से में स्टोर हो रही होती और इस काम को रोज करने से उनका दिमाग उन्हें लगातार नए नए आइडियाज देता था। रिलेके ने भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात का सामना किया जहां लोग उनकी कविताओं का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आत्मज्ञान पर विश्वास किया और अपने आप को विकसित करने के लिए खुद के साथ समय बिताया। जैसा कि हमें पता है कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तब हमारे अंदर एक समय पर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये और भी तब सक्रिय हो जाता है जब हम अपना ध्यान खुद पर लगाते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमारी कल्पना शक्ति यानी सोचने की क्षमता को मजबूत बना देता है और हमारे आसपास होने वाली सभी जानकारी को अपने अंदर प्रोसेस करता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। रिलेके के दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आइए अब इसे ऐसे समझते हैं कि जब कभी आप पिक्चर देखने जाते हैं तो आपके कॉन्शियस दिमाग को पता होता है कि ये जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है ये सच नहीं है, साथ ही असल जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर हमें विलेन को देखकर गुस्सा आता है, हीरो को देखकर खुशी होती है, कॉमेडी पिक्चर को देखकर हंसी आती है और यहाँ तक कि कुछ लोग किसी इमोशनल सीन को देखकर रोने भी लगते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस दिमाग के लिए एक रियल यानी असली अनुभव होता है। इस वजह से ही हमें डर, खुशी जैसी चीजों का एहसास होता है। इससे यह भी पता चलता है कि हम अपने सबकॉन्शियस दिमाग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव या लॉजिकल सोचना और आने वाले कल को लेकर आज के फैसले स्मार्ट या सही तरीके से लेना। ये सभी काम अगर हम हर रोज करते रहते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में एक तरीके से छप से जाते हैं और इन्हीं आदतों की वजह से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं या ग्रो कर पाते हैं। इस चर्चा में अभी तक हमने विज्ञान और कला की दो महान हस्तियां रिल्के और न्यूटन के बारे में जाना कि उन्होंने अपने मानसिक विकास, जिससे व्यक्तिगत ज्ञान या जानकारी हासिल होती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों, यहाँ तक कि अपने आप को भी खुद के विकास के लिए दूसरों से दूर रखा। बात करें अगर न्यूटन की, तो उनका मकसद मैथ्स और साइंस के उन तरीकों को बदलना था जो लगभग 3 सदियों बाद भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। असल में न्यूटन के पास एक खास काबिलियत थी जो उन्हें मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करती थी। वहीं दूसरी तरफ रिल्के का मकसद था अपने सबकॉन्शियस में जितना हो सके उतना अंदर जाना और ह्यूमैनिटी के बारे में सच की खोज करना। आज के समय में पैसा कमाने के लिए, ऊंचे मुकाम हासिल करने के लिए, नौकरी पाने के लिए हम अपने दिमाग को नेचुरली डेवलप होने से रोकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को खाली रखने यानी आराम देने की जरूरत है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं इस ऑडियो बुक के आखिरी पड़ाव और अगले एपिसोड की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं।